નમસ્કાર, નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ઝીરો અવર કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી। દર્શક મિત્રો, આજે ઝીરો અવર કાર્યક્રમમાં ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે બીજા તબક્કાનું મતદાન યોજાવા જઈ રહ્યું છે તેના લઈને। બીજા તબક્કાનું મતદાન 13 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશની 88 બેઠકો પર મતદાન યોજાવા જઈ રહ્યું છે, જેમાં જોવા જઈએ તો આસામ, બિહાર, છત્તીસગઢ, કર્ણાટક, કેરળ, એમપી એટલે કે મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, બાહ્ય મણિપુર, રાજસ્થાન, ત્રિપુરા પૂર્વ, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू काश्मीर आटला राज्यों तेमां समावेश थाय छे। त्यारे आ बहु ज महत्वनी अमुक बैठकों पण छे। जो हूँ तेना लईने बात करूँ तो सौथी पहली महत्वनी हाई प्रोफाइल बैठक राहुल गांधी वायनाड बैठक, त्यारबाद हेमा मालिनी मथुरा, भूपेश बघेल राजनांदगांव, साथे साथे अरुण गोविल मेरठ, ओम बिरला कोटा, शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम, तेजस्वी सूर्या बेंगलोर दक्षिण, साथे ज कर्नाटकना डेप्यूटी सीएम और कांग्रेसना नेता डीके शिवकुमारना भाई डीके सुरेश जे बेंगलोर ग्रामीण बैठक परथी छे अने साथे कर्नाटकना भूतपूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी जे मंड्या बैठक परथी आ वखते चूंटणी लड़वाना छे। ते घणी महत्वनी अत्यारे तो आ बैठकों छे। तमाम बैठकों ने लईने आपणे चर्चा विचारणा करीशुं। आ तमाम मुद्दाओने लईने चर्चा विचारणा करवा माटे अमारी साथे जोड़ी गया छे हर्षवर्धन पांडे के जो राजकीय विश्लेषक छे अने साथे साथे ज जयवंत पंड्या के जो राजकीय विश्लेषक छे। जी आ बंनेनुं सौथी पहेला तो स्वागत छे। हर्षवर्धन जी, सबसे पहला सवाल आपको, जिस तरीके से अगर हम 13 राज्यों की बात करें और साथ में जो 88 बैठक पे कल चुनाव होने वाला है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये दूसरा चरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले चरण में हमने देखा था कि ज्यादा पोल का परसेंट जो है वो नहीं रहा था, तो ये देखने वाली बात होगी कि कल किस तरह का रुख देखने को मिलता है मतदान को लेके। तो ये इसमें जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, जो महत्वपूर्ण सीट हैं, उसमें आप यूपी सबसे अहम है। यूपी में अगर हम बात करें तो कल जो है अमरोहा है, मेरठ है, बागपत है, गाजियाबाद है, आपका गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है और मथुरा। ये सीटें 8 सीटें हैं जहां पर कल ये चुनाव होना जा रहा है। और पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो भाजपा ने 8 में से 7 सीटों पर अपना कब्जा किया और एक सीट ऐसी है अमरोहा की जहां पर उसको हार मिली थी। तो मेरठ सीट जो है वो बहुत अहम है। मेरठ सीट की अगर हम बात करें तो अरुण गोविल जो है, जो रामायण के राम है, वो यहाँ से प्रत्याशी हैं। और यहाँ पर जो है बीजेपी ने राजेंद्र अग्रवाल का जो है टिकट काटा, वो लंबे समय से यहाँ पर सांसद थे। और इस बार यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरठ में मुकाबला जो है मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी बनाम बसपा होता दिख रहा है, क्योंकि बीएसपी ने याकूब कुरैशी को जो है मैदान में यहाँ पर उतारा है और याकूब को एक तरह से नई ताकत देने की कोशिश जो है बसपा यहाँ पर कर रही है। वहीं अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कांग्रेस खेल बिगाड़ सकती है भाजपा की, क्योंकि अमरोहा की सीट पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि इस बार जो है कुंवर सिंह तेवर को उन्होंने जो है मैदान में उतारा है, तो यहाँ पर जो है दानिश अली जो है उन्होंने मुकाबले को थोड़ा सा दिलचस्प बना दिया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर वोटों के बिखराव की स्थिति जो है बनती दिखाई दे रही है। इसके अलावा गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो वीके सिंह का टिकट जो है यहाँ से काट दिया गया, तो जिसके बाद से जो है राजपूत समाज में एक तरह से नाराजगी देखी जा रही है अभी भी, और कहीं ना कहीं ये सीट भी फंस सकती है भाजपा के लिए इस बार, क्योंकि लगातार 3 चुनाव से गाजियाबाद लगातार भारतीय जनता पार्टी फतह करने में कामयाब हो पाई है, लेकिन इस बार कांग्रेस और बसपा यहाँ पर मुकाबले को ट्रायंगुलर बना रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर सीट भी इसी तरह से इंपोर्टेंट है। बीजेपी लगातार जो है 2 बार यहाँ से जीत चुकी है और डॉक्टर महेश शर्मा जैसा कि 2 बार से यहाँ पर वो सांसद हैं, इस बार उनका पूरा जोर जो है हैट्रिक लगाने को लेकर लग रहा है। इसके अलावा बुलंदशहर की हम बात करें तो बुलंदशहर सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर 2 बार से लगातार बीजेपी का कब्जा है, तीसरी बार की तरफ से भी वो अपना यहाँ पर प्रयास कर रही है। इसके अलावा आप देखें मथुरा सीट जो ड्रीम गर्ल वाली सीट है, ये बहुत हाई प्रोफाइल मानी जा रही है, क्योंकि 2 बार हेमा मालिनी ने इसे जीता है और तीसरी बार फिर से बीजेपी ने उन्हें जो है टिकट दिया है। और बीजेपी में अगर बसपा जो है बीजेपी के खिलाफ अगर बीएसपी यहाँ पर जाट दलित वोटों को साधने में कामयाब रही तो बीजेपी के लिए ये सीट इस बार मथुरा की जो है वो चिंता का सबब बन सकती है। इसी तरीके से हम देखें बागपत जो है वो बड़ा अहम है। बागपत में आपने देखा होगा कि बीजेपी और आरएलडी का इस बार का गठबंधन है और यहाँ पर जयंत चौधरी ने राजकुमार सांगवान को अपना प्रत्याशी बनाया है और बीएसपी ने प्रवीण बैसला पर जो है अपना फैसला किया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जाट वोट जो है किस दिशा में जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश का पूरा जो परिदृश्य है वो उभर कर सामने आ रहा है। जी, एक बाजू जयरे उत्तर प्रदेश की तो बात करिए, जयवंत भाई
એક મહત્વની વાત જ્યારે કેરળની કરીએ, આ વખતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સૌથી મહત્વનું જે ફોકસ હતું એ ક્યાંક કેરળ ઉપર જોવા મળ્યું હતું ને આ વખતે વાયનાડ બેઠકને લઈને શું કહેશો? રાહુલ ગાંધી શું આ વખતે વાયનાડ બેઠકથી ક્યાંક જીત હાંસલ કરશે? કારણ કે ફોકસ આ વખતે સૌથી વધારે ભારતીય જનતા પાર્ટી હતું. ગઠબંધન છે, ઇન્ડી ગઠબંધન, એમાં જે સામ્યવાદી પક્ષના સાથીદાર છે સીપીએમ અને સીપીઆઈ નું પણ કેન્દ્ર ધ્યાન છે ત્યાં વાયનાડ બેઠક ઉપર કેન્દ્રિત છે અને એટલા માટે તમે જો યજ્ઞભાઈ, રાહુલ ગાંધીની સામે કોઈ એને કેક વોક નથી આપી દીધી, એટલે કે સરળ એનો માર્ગ નથી કરી દીધો. એની સામે ડી રાજાના પત્ની એની રાજાને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે અને એની રાજા છે બહુ જૂના છે અને સામ્યવાદી પક્ષમાં એક પરંપરા હોય છે, એ લોકો નેતાઓ હોય છે એકબીજા સાથે જ લગ્ન કરતા હોય છે મોટા ભાગે, જેથી વિચારસરણી સરખી રહે. તો એ ડી રાજાની સાથે એની રાજાએ લગ્ન કર્યા છે અને એટલે રાહુલ ગાંધીની ત્યાં જીતવાની મુશ્કેલી વધી ગઈ છે. સાથોસાથ ભાજપે પણ કોઈ નાના સુના અભ્યર્થીને ઉતાર્યા નથી, એમણે પ્રદેશ પ્રમુખ સુરેન્દ્રને ઉતાર્યા છે. એટલે રાહુલ ગાંધી માટે આ વખતે જે નરેન્દ્ર મોદી કે છે ને બહુ સાચી વાત છે. બીજી વાત એ છે કે ત્યાં ગયા વખતે કોંગ્રેસને 15 બેઠક કેરળમાંથી મળી હતી, એટલે આ વખતે ડાબેરી પક્ષોએ રહ્યો સયો ગઢ જે છે એના માટે, કારણ કે પશ્ચિમ બંગાળ ગયો હાથમાંથી, ત્રિપુરા ગયો, હવે રહ્યો સયો ગઢ હોય તો એ કેરળ છે. એટલે કેરળમાં એને જાળવી રાખવા માટે અંદર એટલા બધા ઝઘડી રહ્યા છે કે વાત ન પૂછો. ત્યાં રાહુલ ગાંધી પિનરાઈ વિજયન જે ત્યાંના મુખ્યપ્રધાન છે એની પર એવો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે ભાજપ સાથે સેટિંગ કરી લીધું કે તમારે ન જવું પડે, કારણ કે એમના ડીએનએ ની તપાસ કરાવો. તો આ પ્રકારની જે બેફામ નિવેદનબાજી અને આ કેટલી બધી તકલીફો રહેલી છે, કારણ કે એક તરફ વાત કરે છે એકતાની, પરંતુ તમે જુઓ કે પશ્ચિમ બંગાળમાં તો મમતા બેનર્જી 42 બેઠક ઉપર એકલા તૃણમૂલમાંથી લડી રહ્યા છે. પંજાબમાં એટલે તો રાહુલ ગાંધીની વાત માંથી ઉભા રહેશે, પરંતુ ત્યાંય પણ પોસ્ટર લાગી છે. એટલે આમાં અને બનશે તો લગભગ આ ચૂંટણી પછી આપણે એવું જોઈશું કે કોંગ્રેસમાં નવું નેતૃત્વ દેખા મળશે ને કદાચ પ્રિયંકા ગાંધી વાળતા હશે. बिल्कुल जी, જોવાનું રહ્યું કે આ વખતે કોંગ્रेस तरफ से કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળશે. मध्य प्रदेश की तो बात हो गई और अब मैं बात करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के बारे में. क्या कहोगे उत्तर प्रदेश की बात होगी, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात होगी, सॉरी जी. देखिए, मध्य प्रदेश में जो है चरण है उसमें 6 सीटों पे हो रहा है, 6 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें सतना बहुत महत्वपूर्ण है और सतना से जो वहां के सांसद है गणेश सिंह जो है उनको 4 बार के वो सांसद रहे हैं. इस बार विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने उन्हें उतारा था. ये अलग बात है कि उनको हार का सामना करना पड़ा और इस बार 5वीं बार उनको फिर से टिकट दिया गया. यहाँ बीएसपी ने नारायण त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया जो कभी भारतीय जनता पार्टी में थे. तो निर्दलीय 10 से 12 प्रत्याशी यहाँ पर अपनी किस्मत का फैसला जो है वो उनका होने जा रहा है कल. तो बहुत अहम है सतना सीट. हालांकि बीजेपी का गढ़ रहा है, हालांकि गणेश सिंह हार चुके हैं, लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी कि ये क्या करती है भाजपा यहाँ पर इस बार. इसके अलावा रीवा जो उससे लगा है वो है. कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ब्राह्मण चेहरों पर यहाँ पर अपना दाव लगाया है. भाजपा ने जो मौजूदा सिटिंग सांसद हैं जनार्दन मिश्रा पर अपना भरोसा जताया है. तो जनार्दन मिश्रा की अगर हम बात करें तो 10 सालों से इस रीवा की कंस्टिट्यूएंसी पे उनका एक छत्र राज रहा है और जनार्दन मिश्रा के सामने दूसरे मिश्रा जी सामने आए हैं इस बार, ब्राह्मण चेहरे जो हैं. तो नीलम अभय मिश्रा को प्रत्याशी बनाया गया है. तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या यहाँ पर मुकाबला किस तरह का बनते हैं समीकरण. इसके अलावा खजुराहो सीट यज्ञ भाई बहुत इंपोर्टेंट है, उसको लेकर पूरे देश में बड़ी चर्चा हुई थी. खजुराहो में भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश के सांसद हैं बीडी शर्मा, उनकी साख जो है यहाँ पर दाव पर लगी है और कांग्रेस ने गठबंधन के तहत ये सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी मीरा यादव
उनका नामांकन जो है आखिरी समय में जो है वो कैंसिल हो गया। इसके बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के आरबी प्रजापति को जो है उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है, और बीएसपी से कमलेश कुमार भी यहाँ पर मैदान में है। इसके अलावा 4 निर्दलीय समेत जो है 14 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में है, इस पर भी सबकी नजर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ एक बहुत अहम सीट है। टीकमगढ़ सीट पर जो है 7 प्रत्याशी जो है वो आपके मैदान में है, और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो वीरेंद्र कुमार जो है वो लगातार 7 बार से जो है वो सांसद है। इस बार पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। इस सीट पर खास बात यह है कि देखने वाली बात होगी कि इस बार जो माइनॉरिटी वोट है वो क्या होगा, और अनुसूचित जाति के लिए भी ये सीट आरक्षित है, तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ क्या होगा। इसके अलावा एक सीट और है मध्य प्रदेश में, दमोह। दमोह से पूर्व विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के राहुल लोधी जो है उनको टिकट दिया गया है, और इस बार यहाँ पर भी चुनाव थोड़ा सा दिलचस्प होने जा रहा है। इसके अलावा होशंगाबाद पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो दर्शन चौधरी हैं उनको जो है यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है, और कांग्रेस के सामने संजय शर्मा जो है वो हैं, और बीएसपी ने इस सीट को थोड़ा सा त्रिकोणीय मुकाबले में फंसा दिया है। देखने वाली बात होगी कि यहाँ क्या होता है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछले बार 29 में से 28 सीटें छिंदवाड़ा को छोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और जिस तरीके से गुजरात की तरह मध्य प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा गढ़ है, तो इस बार देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस गढ़ को वो बचा पाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा में भी पूरा जोर लगाया था, इस बार वहां पर चुनाव हो चुका है, तो देखने वाली बात होगी कि इन 6 सीटों पर किस तरह का परिदृश्य इस बार बनता है। जी होता है जयवंत भाई, साउथनी ज વાત કરું તો તિરુવનંતપુરમને લઈને શું કહેશો? કારણ કે બહુ જ એમ કહેવાય ને કે વાયનાડ પછી હાઈ પ્રોફાઇલ સીટમાં અત્યારે હાલ તો નામ તિરુવનંતપુરમનું આવે છે, કારણ કે એક બાજુ શશી થરૂર અને બીજી બાજુ કેબિનેટ મંત્રી એવા રાજીવ ચંદ્રશેખરન, શું કહેશો? એટલે ભાજપે જે પ્રકારના અભ્યર્થીઓ પસંદ કર્યા છે એ બતાવે છે કે એમનો જે 405 નો લક્ષ્યાંક છે એને કેટલું ગંભીરતાથી લે છે। કારણ કે આજે કેન્દ્રીય પ્રધાન હોય રાજીવ ચંદ્રશેખર ખૂબ મહત્વના, અને પહેલા તો અપક્ષ હતા, એને જયારે આ રીતે મહત્વની બેઠક ઉપર, અને એમાંય તે શશી થરૂર જેવા કેરળના નેતા સામે ઉતાર્યા હોય મેદાનમાં, એટલે એ વાત સમજી શકાય એવું છે। અને રાજીવ ચંદ્રશેખર પોતે પણ મહત્વના ગણાય છે। સાથોસાથ શશી થરૂર પણ ગાંડિયા જે આવ્યા નથી, એ કોંગ્રેસમાં થોડાક જુદા પડે છે। એ એનું એક લોકપ્રિયતા છે, ખાસ કરીને સ્ત્રી વર્ગમાં તો છે જ, પરંતુ સાથોસાથ એનું જે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ છે, એનું જે ભાથું છે એ ખૂબ મહત્વનું છે। ઘણીવાર બ્રિટનમાં પણ એણે જે અંગ્રેજોની જે કોલોનિઝમ વિશે કીધું હતું કે તમે અમારા ત્યાંથી કેટલું બધું લૂંટીને લઈ ગયા હતા, એ બધું જે એનું ભાથું છે, એને અંગ્રેજી તો ભાઈ એ તો કોઈનું એની પહોંચી શકે એવું નથી। તો એ બંનેનો જે સ્પર્ધા છે ખૂબ આપણે જોવાની રહેશે। અને આ વખતે જો ઉલટફેર થાય તો પણ નવાઈ નહીં, કારણ કે શશી થરૂર પોતે પણ કેટલીક બાબતોમાં ઘેરાયેલા રહ્યા છે। કારણ કે કોંગ્રેસની અંદર મને લાગે છે કે એનો ટેકો છે એટલો જોઈએ એવો નથી। એ અધ્યક્ષ તરીકેની ચૂંટણીમાં ઉભા રહ્યા હતા અને એને ફરિયાદ કરી હતી કે આમાં ગડબડો થઈ છે, મને કોઈ સમર્થન નથી આપતું। એટલે કે મલ્લિકાર્જુન ખડગેને સ્ક્રિપ્ટેડ પ્રમાણે અધ્યક્ષ નિમાવા જ એ પ્રકારનું આખું જે ગણિત બેસી ગયું હતું, એ શશી થરૂરે એને ઉપર સંકેત કર્યો હતો। એટલે કોંગ્રેસની અંદર પણ ક્યાંક એને ટેકો ઓછો હોય તો બની શકે કે આ વખતે ઉલટફેર ત્યાં જોવા મળશે આપણને। બિલકુલ દીધો, હવે જોવાનું એ રહ્યું કે આ વખતે तिरुवनंतपुरमનું શું થશે। સાથે જ एमपी और यूपी तो हो गया, अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। हर्षवर्धन जी, क्या कहोगे महाराष्ट्र के बारे में? क्योंकि यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, महाविकास अघाड़ी, बहुत सब कुछ अभी तो मिला हुआ है। कौन जीतेगा वही पता नहीं चल रहा है। देखिए, महाराष्ट्र के साथ बिहार भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं पहले महाराष्ट्र की बात करूंगा। महाराष्ट्र में जो है पश्चिमी विदर्भ में आपका देखें आप, बुलढाना है, अकोला है, अमरावती है, वर्धा है, यवतमाल है, मराठवाड़ा में हिंगोली, नांदेड़ और परभणी जो है, यहाँ पर जो है दूसरे चरण में मतदान होने वाला है। तो पहले बात करें बुलढाना की, तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले जो सांसद हैं प्रताप राव जो है, उनको जो है बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी से। इसके अलावा अकोला की अगर हम बात करें तो अकोला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है एक तरह से यज्ञ भाई त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अनूप धोत्रे और कांग्रेस ने अभय पाटिल को मैदान में उतारा है। वहीं बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर, जिनकी खूब चर्चा हो रही है राष्ट्रीय राजनीति में भी, उनकी नजर जो है वो मुस्लिम वोटों पर है। अब देखिए कौन
ये ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो पाता है उसकी जीत होगी। इसके अलावा अमरावती बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरावती में बीजेपी और कांग्रेस पहली बार नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं और यहीं पर जो है मौजूदा सांसद जो नवनीत कौर राणा है भाजपा की, बीजेपी को उसको टिकट दिया है और इसके अलावा अब वो बीजेपी वगैरह में भी जो है शामिल हो गई है। इसके अलावा वर्धा सीट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं वर्धा सीट ऐसी है, रामदास ताड़क जो है अपनी हैट्रिक पूरी करने के लिए इस बार पूरी तरह से तैयार खड़े हैं और शरद पवार खेमे से लाए गए विधायक अमर काले को जो है यहाँ पर ताड़स के खिलाफ जो है प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन वर्धा कभी जीत नहीं पाई है कांग्रेस जो है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। इसी के अलावा यवतमाल सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यवतमाल में भी एक तरह से ओबीसी का अगर ध्रुवीकरण हुआ तो थोड़ा सा परेशानी फंस सकती है ये सीट। इसके अलावा हिंगोली की बात करें तो वहां पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिंदे गुट भी सक्रिय है, उद्धव गुट भी है, बीजेपी भी है और नांदेड़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नांदेड़ का अगर जिक्र होता है तो अशोक चौहान को हम कैसे भूल सकते हैं। अभी हालांकि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और परंपरागत रूप से ये सीट पूरा कांग्रेस का जो है गढ़ माना जाता है। तो बीजेपी ने सांसद जो प्रताप पाटिल है उनको यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर की पार्टी भी जो है यहाँ पर मुकाबले को जो एक तरह से त्रिकोणी बना रही है। इसके अलावा यज्ञ भाई परभणी जो है अजित पवार एनसीपी गुट के जो है वो उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय समाज पार्टी जो है वो भी जो है ताल ठोके हुई है। एनसीपी के अजित पवार गुट जो है उनका अलग चल रहा है। तो एक तरह से शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे गुट है वो भी अपनी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प है महाराष्ट्र का और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में एक बड़ी चुनौती इस बार देखने को मिलेगी। कुछ समझ नहीं आ रहा वोटर का मिजाज किस तरफ जाएगा। जी इस बार महाराष्ट्र में क्या होगा? કેમ કે એટલી બધી પાર્ટીઓ અત્યારે તો ત્યાં આવી ગઈ છે કે અત્યારે જાહેર જનતા કોને વોટ આપે અત્યારે તો સવાલ છે। જયવંતભાઈ શું કહેશો કર્ણાટકને લઈને? કર્ણાટક બહુ જ મહત્વનું એટલા માટે છે કારણ કે આપણે ચર્ચા કરી હતી ગઈ વખતે કે જ્યારે વિધાનસભાનું ઇલેક્શન હતું તે સમયે ક્યાંક અલગ અલગ મુદ્દા લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટી ગયું હતું પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીને એક્સેપ્ટ નથી કરી। ક્યાંક એવી પણ બાબત સામે આવી હતી કે ના આ વખતે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જે પ્રમાણે સ્થાનિક મુદ્દાઓને લઈને આગળ ચાલી હતી તેમાં ક્યાંક જીતી ગઈ હતી। પણ હવે લોકસભામાં એમ કહેવાય છે કે ના અત્યારે તમામ પ્રકારના મુદ્દાઓને એક્સેપ્ટ થતા હોય છે। જયવંતભાઈ શું લાગી રહ્યું છે કર્ણાટકને લઈને? કર્ણાટકમાં 2018માં પણ ઉલ્લેખ થયો હતો, પછી અલગ વાત છે કે કોંગ્રેસમાંથી તૂટીને ભાજપમાં આવી ગયા હતા, પરંતુ ત્યાં પણ જે છે 25 બેઠક ભાજપે ગયા વખતે જીતી હતી 2019 ચૂંટણીમાં અને કોંગ્રેસ એક જ બેઠક ઉપર જીતી હતી। જનતા દળ સેક્યુલર છે એક જ બેઠક ઉપર અને એક અપક્ષને ફાળે ગઈ હતી અને એ અપક્ષ છે એ ભાજપની તરફેમાં। એટલે આમ જોઈએ તો 26 બેઠક કોંગ્રેસ ભાજપે જીતી હતી। આ વખતે ત્યાં શક્યતા ભાજપની વધારે એટલા માટે છે, એક તો નરેન્દ્ર મોદીનો ચહેરો છે, કારણ કે તમે જુઓ કે વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પણ જે ભાજપને ફટકો પડ્યો અને સત્તા ગુમાવી પડી એ એના જે મુખ્ય પ્રધાનના દાવેદાર હતા અને સરકારનું ખરાબ પ્રદર્શન તો એના કારણે નરેન્દ્ર મોદીના કારણે નથી થયું। નરેન્દ્ર મોદીના કારણે થોડીક શાખ બચી અને વિપક્ષમાં રહી શક્યો। બીજું કે આ વખતે ભાજપ અને જનતા દળ સેક્યુલરનું પણ ગઠબંધન છે એ આપણે ભૂલવું ન જોઈએ અને એચડી કુમારસ્વામી પણ લડી રહ્યા છે। એટલે ત્યાં બીજું કે આ વખતે કોંગ્રેસની વિરુદ્ધ પરિસ્થિતિ એટલા માટે પણ છે કે ત્યાં ઘણા બધા મુદ્દા છે એ ભાજપ કોંગ્રેસની વિરુદ્ધમાં જઈ આવ્યા છે। દાખલા તરીકે મુસ્લિમ આરક્ષણ તો એ ભાજપે બંધ કરી દીધું તો કોંગ્રેસે ફરી શરૂ કરી દીધું અને પછાત આયોગે એની ગંભીર નોંધ લીધી છે। બીજું કે ત્યાં જે ગાય હત્યાની વાત થાય છે અથવા તો ડીએમકે જે સનાતન વિરોધી વાત કરે છે કે એને સમાપ્ત કરી દેશું તો એને મલ્લિકાર્જુન ખડગેના પુત્ર પ્રિಯಾಂક ખડગે એને સમર્થન આપી રહ્યા છે। તો એ પણ વાત એની વિરુદ્ધમાં જાય એવી છે। સાથોસાથ જો આપણે આ હિન્દુત્વના મુદ્દાને એક કોરાણે મૂકી દઈએ તો ત્યાં જે પાણીની અત્યારે કટોકટી ચાલી રહી છે એ બહુ તકલીફદાયક છે। એટલે પાણીનું જે મેનેજમેન્ટ કોંગ્રેસના રાજ્યમાં હંમેશા રહ્યું છે। આપણે ગુજરાતનું પણ યાદ કરીએ કે ભૂતકાળમાં ટેન્કરો અહીંયા દોડાવવા પડતા હતા, હવે સ્થિતિ આખી નર્મદા યોજનાને કારણે બદલાઈ ગઈ છે। હવે ધીમે ધીમે પરિસ્થિતિ સુધરી રહી છે અને સૌની યોજના કારણે છેક ઠેકાણે પાણી પહોંચ્યું છે। તો આના કારણે પણ હા એક વાત છે કે મલ્લિકાર્જુન ખડગે આજના સમાચાર એવા છે કે મલ્લિકાર્જુન ખડગે એક એવી ઇમોશનલ અપીલ કરી છે કે તમે મને મત ન આપો આ ઉમેદવાર કોંગ્રેસના ઉમેદવારને તો કઈ વાંધો નહીં, પરંતુ મારી અંતિમ ક્રિયામાં જરૂર આવજો। એટલે આ ઇમોશનલ અપીલ કેટલી અપીલ કરી જાય છે એ જોવાનું રહેશે। अच्छा हर्षवर्धन जी, बिहार के बारे में क्या कहोगे आप?
देखिए, बिहार की राजनीति तो जाति दलदल में ही फंसी पड़ी है और बिहार इस बार भी चौंका बिहार की सकता है यज्ञ भाई। राजनीति में सबसे हम कहें ना बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल नीतीश कुमार की है। वो कौन से पक्ष बिल्कुल। के साथ जाएंगे वो अभी भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। देखिए यज्ञ भाई, 5 लोकसभा सीट जो है वो बहुत अहम है, कल जहां दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। इनमें भागलपुर जो है सबसे अहम है। मैं आपको बता दूं, भागलपुर में अगड़ा बनाम पिछड़ा की ही लड़ाई इस बार भी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ की राजनीति में यादव, मुस्लिम और एक गंगोता समाज है, उसका जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त दखल है। इसके अलावा वैश्य, कुशवाहा और सवर्ण मतदाता भी प्रभावी संख्या में है, भूमिहार भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जीत हार का प्रमुख फैक्टर भागलपुर में आपका ये जो जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है उसको लेकर तय होगा, और इन वोटों को जो साध लेगा वो जीत जाएगा। इसके अलावा बांका में 2 यादव आमने सामने हैं। इसके अलावा पिछड़ा, कुर्मी, कोयरी और दलित फैक्टर भी बांका की राजनीति में जो है वो अहम है। और बांका सीट अभी जदयू के कब्जे में है। यहाँ पर 10 उम्मीदवार मैदान में है और जाति गोलबंदी यहाँ एक बहुत बड़ी सियासत को प्रभावित करती है। इसके अलावा मुसलमान, महादलित और अति पिछड़ा वोटर जो है ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा अहम है। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ क्या होगा। इसके अलावा कटिहार में एम वाई समीकरण यानी मुस्लिम और यादव समीकरण बड़ी तरीके से हावी है। कटिहार में कांग्रेस से तारिक अनवर हैं, तो जदयू से दुलाल चंद्र को टिकट दिया गया। मुख्य मुकाबला जो है इन दोनों पर है, और इस सीट पर एम वाई समीकरण के हावी होने के आसार पूरे दिखाई दे रहे हैं इस बार जो है। इसी के चलते जो है टिकट दिया गया, और नीतीश कुमार जो है मुस्लिम और अति पिछड़े को अगर साथ गए तो यहाँ उनकी वैतरणी जो है वो पार हो जाएगी। इसके अलावा यज्ञ भाई, किशनगंज जो है बहुत अहम है बिहार में, और जैसा कि आप जानते हैं किशनगंज सीट ऐसी है वो कांग्रेस के कब्जे में है, और यहाँ पर दोनों मुस्लिम कैंडिडेट पे ही जो है वो चुनाव हो रहा है। इसके अलावा यज्ञ भाई, किशनगंज में आपको पता होगा कि 75% आबादी जो है वो मुसलमानों की है, और गैर मुसलमानों की अगर हम बात करें तो उसमें यादव, साहनी, दलित, ब्राह्मण भी है थोड़े बहुत। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम वोट जो है बहुत अहम है और वही निर्णायक होता है किशनगंज में। और AI एम वाला है, ओवैसी वाला, वो फैक्टर भी यहाँ पर लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसके अलावा यज्ञ भाई, आखिरी जो सीट है वो आपकी पूर्णिया है। पूर्णिया में भी अभी पैच फंसा हुआ है, क्योंकि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस में कर दिया। लेकिन ये सीट समझौते के तहत जो है राजद के को जो है वो चली गई, और राजद ने यहाँ बागी उम्मीदवार जो है बीमा भारती को जो है उम्मीदवार बनाया है। तो पप्पू यादव यहाँ से खेल खराब करेंगे और वो निर्दलीय तार ठोक रहे हैं, और तेजस्वी यादव भी जो है धुआंधार प्रचार इस सीट पर कर रहे हैं। और एम वाई समीकरण को बरकरार रखने पर, मुस्लिम और यादव समीकरण को बरकरार रखने पर ही पूरा जोर यहाँ पर जो है राजद का। तो को રોકના ચાહુંગા जी જયવંતભાઈ, થોડુંક ટૂંકમાં મને કહેજો, જમ્મુ કાશ્મીરને લઈને શું કહેશો? સાથે સાથે પશ્ચિમ બંગાળની 3 બેઠકો છે અને બીજી બાજુ આસામની પણ જે 5 બેઠકો છે તેના લઈને શું કહેશો? જમ્મુ કાશ્મીરનું પોતાનું એક ગણિત હોય છે. જો જમ્મુની વાત હોય તો ભાજપ હંમેશા મેદાન મારી જાય છે, પરંતુ કાશ્મીરમાં આ વખતે કેવું બહુ મુશ્કેલ છે. આમ તો જે પેલા ગુલામ નબી આઝાદનો પક્ષ છે, પણ ગુલામ નબી આઝાદ પોતે ચૂંટણી નથી લડી રહ્યા. અને પશ્ચિમ બંગાળની જ્યાં સુધી વાત છે તો આ વખતે મમતા બેનર્જીએ પૂરેપૂરું જોર લગાડી દીધું છે, કારણ કે આજે એમણે આક્ષેપ કર્યો છે કે હાઈકોર્ટ પણ વેચાઈ ગઈ છે. હવે વિચાર કરો કે આ પ્રકારના આક્ષેપો કરવા, વિરુદ્ધ ચુકાદા આવતા, શિક્ષક ભરતી કૌભાંડના સંદર્ભમાં CA નો વિરોધ કરવો, પછી મા માટી માનુષની સાથે માછલી પણ જોડી દેવી, CA એ પ્રકારનું બધું જ કરવું, એ બધા જ ઉપાયો અજમાવી રહ્યા છે. અને એના માટે આ વખતે મૂળ વાત એ છે કે વિપક્ષ તરીકે એને પૂરું સ્થાપિત થવું છે કોંગ્રેસને ખસેડીને. એટલે એની સ્પર્ધા છે કોંગ્રેસ સાથે છે જ નહીં. કોંગ્રેસને તો એને એક પણ બેઠક નથી આપી. એની જે સ્પર્ધા છે ભાજપ સાથે જ છે, ડાબેરીઓ સાથે નથી. એટલે એને ડર એ બેસી ગયો છે કે ભાજપ, કારણ કે આવનારી ચૂંટણીમાં જે મુખ્ય મુદ્દો રહેશે એ તૃણમૂળ કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે રહેશે. વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં વાત કરું છું, અને એ પૂરી શક્યતા એવી છે. ભાજપ જે રીતે જોર કરી રહ્યો છે કે મમતા બેનર્જી ખસેડીને ભાજપ છે ત્યાં સત્તા પ્રાપ્ત કરે, એના માટેના પ્રયત્નો છે એના. એટલે એ સંદર્ભે જોઈએ તો બહુ અઘરું ત્યાં છે. અને ત્યાં જે પ્રકારની હિંસા ગયા વખતે, આ વખતે હાઈકોર્ટે પણ એવું ટિપ્પણી કરી છે કે બહરામપુર કે એવું કઈ છે ત્યાં 8 કલાક જો હિન્દુઓ શાંતિથી તહેવાર ન ઉજવી શકતા હોય તો પછી મતદાન કેવી રીતે થઈ શકશે? એવી હિંસા ત્યાં થઈ રહી છે. તો એ ખૂબ ગંભીર વાત છે, અને સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર પણ પોતાની છબી ખરાબ ન થાય એ માટે ત્યાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન નથી લાગતી, પણ ખરેખર તો આ પરિસ્થિતિ દેશ માટે પણ નુકસાનકારક છે. પણ શું કહેશો જયવંતભાઈ? મણિપુરનું તો ત્યાં આદિવાસી સમીકરણ હોય છે, ત્યાંના સ્થાનિક પક્ષો જીતતા હોય છે,
કુકી અને મેઈટેઈનો આ વખતે મુદ્દો ખૂબ જ ગંભીર છે અને ખાસ કરીને આપણે જોયું કે હમણાં જે મિઝોરમની ચૂંટણી ગઈ તેમાં કુકીનું સમર્થકો નથી જીતી શક્યા, એટલે મેઈટેઈ આ વખતે જોર કરશે ત્યાં અને મેઈટેઈ જેને સમર્થન કરશે એની તરફેણ થશે એવું મને લાગે છે. हर्षवर्धन जी, राजस्थान के बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, राजस्थान में मोदी का करिश्मा चलेगा। जिस तरीके से वो सभाएं करे थे विधानसभा चुनाव में, उसे देखते हुए लग रहा है कि यहाँ चलेगा मोदी का जादू राजस्थान में। और आप ये देखिए कि लोकसभा में अब थोड़ा ट्रेंड जो है वो मोदी के साथ एक बड़ा लोगों की बड़ी तादाद है जो मोदी का समर्थन करती है, और मोदी अपनी अपील को जनता से कनेक्ट करते हैं। सबसे खास खूबी जो उनकी रही है, और जिस तरीके से वो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, पूरा पसीना बहा रहे हैं, मुझे लगता है कि राजस्थान में बीजेपी अच्छा करेगी और उसका वोट परसेंट में भी जो इजाफा होगा। कांग्रेस बटी हुई है, यहाँ पर कोई चल नहीं पा रहा है, और जिस तरह से गुटबाजी है, पायलट फैक्टर भी उतना ज्यादा चल नहीं पा रहा है। पायलट और गहलोत में जिस तरह से तनातनी है, उसका प्रभाव दिखेगा और यहाँ पर गेम चेंजर होगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का करिश्मा काम करेगा। जी, बारे में भी क्या कहोगे आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी वहां पर स्थिति अच्छी है, और इस बार भूपेश बघेल है वहां पे राजनांदगांव में लग रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि वोट का परसेंट आप ये देखिए कि लोकसभा चुनाव को लेकर फिर एक जनता एक अलग माइंडसेट के साथ जो है वो वोट करती है, और बीजेपी सरकार वहां पर काम भी अभी अच्छा कर रही है। जिस तरह से आदिवासियों को लेकर उसने काम किए हैं, और भी बहुत सारी योजनाएं जो है वो लेके आई है, और अभी शुरुआत में बहुत अच्छा उसका कार्यकाल रहा है। मुख्यमंत्री अच्छा काम करे, तो इसको देखते हुए लगता है कि मोदी करेंगे। और आज तो वो मध्य प्रदेश भी पूरा घूमे हैं, पूरा भ्रमण रहा है उनका, तो देखते हुए लग रहा है कि अच्छा बीजेपी का यहाँ पर होगा। जी, बिल्कुल। हर्षवर्धन जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयवंत भाई, आपनो पण आभार अमरी साथे जोड़वा माटे। तो दर्शक मित्रों, बीजा तबक्कानुं मतदान जे थवा जई रह्युं छे, निर्माण न्यूज़ना तमाम दर्शक मित्रों फरी एकवार अपील है, मतदान करजो, कारण के मताधिकारનો उपयोग करવો એ આપણા તમામ લોકો માટે જે આપણી ફરજ પણ છે, હક પણ છે, તો મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, મતદાન કરવું પણ બહુ જ જરૂરી છે। તો જોવાનું એ રહ્યું કે બીજા તબક્કાનું મતદાનમાં કેટલા ટકા મતદાન થાય છે, ક્યાં ધરાવતો મતદાન મહત્વપૂર્ણ વધારે થાય છે અને ક્યાં ઓછું થાય છે, તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે। આજના ઝીરો કાર્યક્રમમાં બસ જ આપશો। નમસ્કાર।